जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। आज हम लोग करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 17 से 24 जुलाई के मध्य में जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या छत्तीसगढ़ की घटनाएं हो, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका एक पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। हमारे टीचमेंट ऐप पे आपको वो मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो मिल जाएगा। तो यदि आपको वो चाहिए करंट अफेयर का पीडीएफ, तो हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा लिंक नीचे दिया रहेगा। तो एक एक करके जो कुछ खास खबरें इस हफ्ते की रही है उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे पहली खबर आ रही है, विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक एक पुस्तक लिखी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है शीर्षक नाम से देगा, द इंडिया स्टोरी जो है किस राइटर ने ये पुस्तक लिखी है। तो राइटर का नाम क्या है? विमल जालान। तो जो लोग विमल जालान को जानते होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। जो नहीं जानते होंगे, ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ऊंचे पद तक पहुंचे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा कोई पुस्तक लिखी जा रही है, पूर्व गवर्नर द्वारा कोई पुस्तक लिखी जा रही है, इसलिए पुस्तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, परीक्षा उपयोगी हो जाती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पुस्तक क्या है? भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में है और भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य का पाठ प्रदान करती है। पुस्तक रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। तो अगर प्रकाशक का नाम बोलेंगे तो रूपा पब्लिकेशन इंडिया जो है इसने प्रकाशित की है। 21 जुलाई 2021 को यह जो पुस्तक प्रकाशित होती है या जारी की जाती है। विमल जालान ने अपने पूरे करियर में भारत सरकार में कई प्रशासनिक और सलाहकार के पदों पर कार्य किया है। विमल जालान बहुत सारे पदों पर बैठे थे। कौन कौन से पद पर बैठे? तो विमल जालान जो है वित्त सचिव के पद पर बैठे थे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के भी सदस्य रहे हैं ये। इसके अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पद या सबसे जरूरी पद क्या था इनका? आरबीआई के गवर्नर के रूप में जब बैठे रहते हैं तो वो। साथ ही साथ अब जो विमल जालान जी की बात कर ही रहे हैं तो उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों को देखेंगे तो 2020 में इंडिया तब एंड नाउ करके एक पुस्तक लिखे थे। इसके बाद इंडिया अहेड 2018 में एक पुस्तक निकाले थे और उसके पहले पॉलिटिक्स ट्रम्प्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 3 पुस्तक प्लस एक द इंडिया स्टोरी, ये 4 पुस्तक है जो विमल जालान द्वारा लिखी गई है, जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हमको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ओलंपिक, इस वीक पूरा ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो जैसे ओलंपिक जब शुभारंभ हो रहा है हमारे मतलब टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है, तो उसके साथ साथ भारत जो खेलों का संघ है उसने जो है पुरस्कारों की घोषणा की है। मतलब ओलंपिक जो आपको मेडल जीत के देगा उनको कितना कितना रुपए देने वाले हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हल्की फुल्की जैसे इन्फॉर्मेशन है, तो कोरोना था, ओलंपिक होना था हमारा 2020 को, बट कोरोना के चक्कर में इसको एक साल पीछे किया गया, एक साल पोस्टपोन हुआ। तो कोरोना काल के दौरान ये स्थगित हुआ और टोक्यो ओलंपिक 2020 पूरे एक वर्ष के इंतजार के बाद 24 जुलाई से शुभारंभ इसका हो चुका है। 24 जुलाई से जो है ये शुरू हो गया है। याद रखिएगा 2020 वाला है, 2021 एक साल डिले हुआ है। ऐसा ओलंपिक 2 बार और हो चुका है जब हम लोगों को ओलंपिक को पोस्टपोन करना पड़ा था या कैंसिल करना पड़ा था, बोल सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसके बीच में और कोई घटना नहीं है, कोरोना ही आता है जिसमें ये होता है। अब जापान में हो रहा है, टोक्यो मतलब जापान। तो जापान के सम्राट नारूहितो के आधिकारिक तौर पर टोक्यो में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? तो जापान के सम्राट नारूहितो द्वारा ये जो है स्टार्ट होता है, या आप बोल सकते हो उद्घाटन किया गया, बोल सकते हो। ओके, जापान की राजधानी कहाँ हो रहा है? तो टोक्यो में आयोजित की जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, जापान में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स। वैसे गेम से पता रहता है कि कहाँ हो रहा है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। भारत के बारे में हम लोगों को क्या क्या चीज देखना है? तो ओलंपिक जो समारोह, उद्घाटन समारोह होता है, उसमें ध्वजवाहक दल कौन कौन थे? तो ध्वजवाहक दल में जो ध्वज पकड़ के जा रहे थे भारतीय दल में ध्वजवाहक, वो कौन थे? मनप्रीत सिंह, ये कौन है? हॉकी टीम के कप्तान है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। और एमसी मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन है? बॉक्सर है, जो लड़ाई करती है, फाइटिंग करती है। ये दोनों, तो मनप्रीत सिंह बॉक्सर और एमसी मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह जो है हमारे हॉकी टीम के कप्तान है और बॉक्सर है हमारी एमसी मैरी कॉम। इन्होंने जो है भारतीय ध्वजवाहक बनकर ये चल रहे थे। ध्वजवाहक मतलब क्या होता है? वो ध्वज लेके झंडा आगे चलते हैं, तिरंगा लेके, बाकी पीछे उनकी टीम रहेगा। और क्या बात ध्यान देने वाली है, इस बार भारत 25वीं बार हिस्सा ले रहा है। ये जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, भारत 25वीं बार हिस्सा ले रहा है और अब तक का सबसे बड़ा दल, अभी तक जितने दल हैं, तो सबसे बड़ा दल जो है प्रतियोगिता में भारत की तरफ से उतारा गया है। ऐसा नहीं है कि अपने तरफ से किसी कितने भी लोगों को उतार दिया जाए। क्या होता है, जो भी ओलंपिक के लिए आप वो करते हो, मतलब अगर आपको ओलंपिक में क्वालिफाई करना है तो आपको अलग अलग टूर्नामेंट जीतने पड़ते हैं। तो भारत अगर सबसे ज्यादा उतार रहा है अपने तरफ से लोगों को, तो मतलब क्या है, भारत ने खेलों में बहुत ज्यादा पदक पिछले कुछ समय में जीते हैं, जिसके कारण ओलंपिक में वो क्वालिफाई हो रहे हैं।
अब जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है, टोक्यो ओलंपिक के लिए कुछ प्राइज मनी रखा है। जो भी ओलंपिक में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक लेकर आएगा, तो उसको कितना मिलेगा? हमारा 75 लाख रुपए देगा भारतीय ओलंपिक संघ। रजत विजेता को देगा 40 लाख रुपए, मतलब जो सिल्वर मेडल जीतता है उसको 40 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको मिलेगा 25 लाख रुपए। तो ये जो है इनाम की घोषणा कर दी है भारतीय ओलंपिक संघ ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ओलंपिक से रिलेटेड, और कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ओलंपिक खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 1896 में ग्रीस में। ओके, सबसे पहला आयोजन कब होता है? 1896 में ग्रीस में। अभी देखेंगे तो 2020 वाला जो ओलंपिक है हमारा टोक्यो में हो रहा है, जापान में। 2024 वाला होगा पेरिस में। इसके बाद 2028 का होगा लॉस एंजलिस में, और 2032 का होगा ब्रिस्बेन में। तो ओलंपिक में अगर देखा जाए तो जो ये रहता है मेजबानी लेने के लिए, तो अलग अलग देश जो है दावेदारी भेजते हैं अपनी, कि हमारे इस शहर में आप ओलंपिक करवाइए। क्या भारत ने कभी इसमें को अपनी दावेदारी भेजी है? तो आज तक भारत ने ओलंपिक के लिए कि हमारे यहाँ हम मेजबानी करेंगे, ऐसी कोई दावेदारी ओलंपिक के लिए नहीं भेजी है, क्योंकि दावेदारी भेजने के लिए इसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही साथ वहां पर समिति के सामने आपको ये बात रखनी पड़ती है कि आप जितने भी देश आएंगे सभी को आप जो है मैनेज कर सकते हैं भीड़ को ओलंपिक की, और सभी को पर्याप्त अब दे सकते हैं। 16 दिन 17 दिन का कुछ ओलंपिक्स होता है। सेम बात आती है, क्रिकेट जो है ओलंपिक में शामिल नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? बाकी जो खेल है ओलंपिक के वो छोटे खेल होते हैं, कम समय में जल्दी जल्दी खत्म होने वाले खेल हैं। क्रिकेट एक लंबा खेल हो जाता है, जिसके कारण इसको ओलंपिक में शामिल करना थोड़ा दिक्कत की बात है। ओलंपिक के यदि हम सिंबल की देखें ध्यान से, तो ओलंपिक का सिंबल आपको दिखेगा 5 अलग अलग रिंगों में। ये 5 अलग अलग रिंग बोला जाता है कि जो 5 हमारे महासागर हैं उनको मिलाने का प्रतीक है। साथ ही साथ जो 5 अलग अलग महाद्वीप हैं उनका ये प्रतीक है। 5 अलग अलग महाद्वीपों के झंडे से जो है इसको लिया गया है। जैसे इसमें जो नीला रंग है ये यूरोपीय झंडे से लिया गया है, पीला रंग ऑस्ट्रेलिया के झंडे से लिया गया है, ये ब्लैक कलर का जो रंग होता है, काला रंग होता है, ये हमारा अफ्रीकी झंडे से लिया गया है। हरा रंग जो है एशियाई झंडे से है, या एशिया महाद्वीप का प्रतीक बोल सकते हो, एशियाई झंडे से लिया गया है। और लाल रंग जो है अमेरिकी झंडे से लिया गया। तो ये 5 अलग अलग महाद्वीपों को ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको ये जानकारी पता थी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी पता थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओलंपिक से ही है, जो अभी तक रिजल्ट आए हैं उसमें भारत को एक जो मिलता है पदक, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत को एक पदक मिला हुआ है। तो भारत को पदक दिलाया है मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पदक के साथ भारत के ओलंपिक में आगाज। ओके, पदक के साथ भारत का ओलंपिक में आगाज। मीराबाई चानू ने जीता पदक। मीराबाई चानू कौन है? तो ये वेट लिफ्टिंग करती है, मतलब वजन उठाती है, भारोत्तोलन जिसको बोलते हैं वो करती हैं ये। और ओलंपिक में ये पहले दिन सिल्वर मेडल जीतती है। भारत ने आज तक जब भी ओलंपिक खेला है, तो ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले ही दिन भारत को कोई पदक मिला हो। और पदक भी कौन सा मिला है? मीराबाई चानू को तो सिल्वर मेडल मिला है। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जो है 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम भार उठाकर वजह अपना इतिहास रचते हैं। अब ये 49 किलोग्राम वर्ग ये क्या होता है? तो देखिए, जो ओलंपिक में जो खेल होते हैं जो शारीरिक क्षमताओं से जुड़े हुए हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है, कुश्ती है, ये सारों को वो अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं। जैसे 49 मतलब आपका वजन मैक्सिमम 49 केजी हो सकता है। अगर आपको 49 केजी से ज्यादा है तो आपको दूसरी श्रेणी पे लड़ना पड़ेगा। तो 49 या 49 से कम किलोग्राम वजन वाले लोग जो है एक श्रेणी में रखे गए। उसमें मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम वजन उठाया और सिल्वर मेडल पाया। इनसे एक ज्यादा होंगे जिन्होंने ज्यादा वजन उठाया होगा। तो सेकंड रैंक पे थे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। 202 किलो उठाना मतलब अपने वजन से लगभग 4 गुना ज्यादा वजन उठाती है ये। और इसके साथ साथ वो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतती है। मीराबाई चानू की बात की जाए तो कहाँ की है ये? मणिपुर की है। इनके बारे में अभी क्या क्या चीजें है जैसे आप देखोगे तो पता चलेगा। ओलंपिक संघ इनको कितना रुपए दे देगा? 40 लाख रुपए के आसपास इनको ओलंपिक संघ दे देगा। साथ ही साथ जैसे ये जीतती हैं तो मणिपुर के सीएम ने इनको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने की घोषणा कर दी है। मणिपुर की है इसलिए। साथ ही साथ डोमिनोज, जो डोमिनोज है, उन्होंने इनको आजीवन पिज्जा के लिए जो है ऑफर दे दिया कि इनके यहाँ से आजीवन पिज्जा वो ले सकती है। बट अगर हम लोग बात करें, ये जो होते हैं फिजिकली फिट होते हैं तो पिज्जा खाते हैं नहीं खाते हैं वो दूसरी बात है। आई थिंक नहीं खाते होंगे, उनके डाइट में शामिल नहीं होगा। बट एक गेस्चर हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो वो छोटी सी चीजें जो जाननी है इनमें बात करेंगे। और तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है,
मतलब वेट लिफ्टर हैं, दूसरी भारतीय महिला है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय जो है पहली महिला वेट लिफ्टर है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है और वेट लिफ्टर में पहले नंबर पे आती है ये। ओके, इससे पूर्व 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा सर्वप्रथम कांस्य पदक जीता गया था। मतलब महिलाओं की बात करेंगे तो 2000 जो हमारा सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी जो है कांस्य पदक जीती थी। उसके बाद हमारी दूसरी महिला बनती हैं जो अपना जो है कांस्य पदक जीती है और ये रजत पदक जीती है। तो इनको ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बात कही जाती है। इसके पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक, उनमें ये बाहर हो गई थी, इनको बैक इंजरी भी हो गई थी। इनको ऐसा कह दिया गया था ये वजन नहीं उठा सकती। इसके पश्चात भी उन्होंने वजन उठा के दिखाया, वापस आया। लोअर बैक में जो इंजरी होती है उस पे जो प्लेयर्स हैं हमारे वो वजन नहीं उठा पाते, बट ये इंजरी से रिकवर करती हैं और करती है। यदि बोला जाए ये पहले क्या करती थी, इनका परिवार कैसा है, तो इनके परिवार में उतना ज़्यादा बैकग्राउंड इनका कुछ नहीं है। तो ये लकड़ी उठाने का काम करती थी। इंटरेस्ट इनका आर्चरी में था, तीरंदाजी में इंटरेस्ट था, बट ये धीरे धीरे अपना ट्रांजिशन कर लेती है वेट लिफ्टिंग में। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को बस याद रखनी है। मेन जो रहेगा कितने किलोग्राम में है, तो 49 किलोग्राम वाले वर्ग में जीतती हैं, 202 किलोग्राम उठाती हैं और सिल्वर मेडल जीतती हैं। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद, इनका नाम सुने होंगे। विश्वनाथ आनंद कौन है जी, चेस खेलते हैं। तो इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। विश्वनाथ आनंद ने जो है स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। किनको हराया है, तो व्लादिमीर क्रेमनिक इनको हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीतते हैं। आनंद को नो कॉस्टलिंग शतरंज स्पर्धा में अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत थी और उन्होंने इसे 40 चालों में ही हासिल कर लिया। तो जो मेन चीज रहेगी परीक्षा उपयोगी तथ्य रहेगा, किसने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती, तो स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती विश्वनाथ आनंद ने। या क्वेश्चन पूछ सकता है स्पार्क्सन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, तो आपको याद रहना चाहिए शतरंज से है। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको ध्यान पे रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो है अब इकोनॉमी से बात आती है। इकोनॉमी में क्या बता रहा है, देखिए भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश बन गया। विदेशी मुद्रा भंडार इकोनॉमी का सब्जेक्ट हो जाता है। 5वां सबसे बड़ा मतलब दुनिया में जितने लोग देशों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार संचित है उस पर टॉप 5 में भारत आ जाता है। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। तो क्या बता रहा है, देखिए भारत चीन जापान स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश बन गया है। ओके, ये हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी हमको दे रहे हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। ये कहाँ पे राजधानी अपना आंसर दे रहे हैं, बता रहे जानकारी लोकसभा में लिखित उत्तर के अनुसार। तो जो हमारा प्रश्न काल होता है जिसमें तारांकित अतारांकित प्रश्न आते हैं, तो अतारांकित प्रश्न डाला गया होगा जिसके उत्तर उन्होंने लिखित रूप में दिया है और उसमें बता रहे हैं कि जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार है 25 जून को लगभग 609 बिलियन डॉलर था और 16 जुलाई को जो है ये बढ़कर कितना हो गया है, तो 612.73 अरब डॉलर हो गया है। ये जो है उच्च स्तर को छू दिया है और इसके बाद जो है हमारा जो है हम 5वें नंबर पे आ जाते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बाद। तो जब भी आप इकोनॉमी में प्रश्न बनाएंगे तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा डेट क्या बोल रहा है। जैसे अगर 25 जून तक बताता है तो 609 लेना है, अगर 16 जुलाई की स्थिति बताता है तो 612 लेना है, और अगर आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा है तो एक साल पीछे का पूछेगा तो उसमें आपको अलग आंसर मिलेगा। तो वो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे से आप ले सकते हैं। अब जो इकोनॉमी में होता है बाकी दो लाइन को अगर हम लोगों को समझना है, जब भी हम ये बात करते हैं भुगतान संतुलन की, तो भुगतान संतुलन में हमारा एक खाता बनता है। भुगतान संतुलन होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हल्का सा हम लोग अगर क्लियर करें तो मान लीजिए अलग अलग देश हैं, जितने मैप दिख रहे हैं अलग अलग देश हैं, इनके बीच में आयात निर्यात लगा रहता है। तो जितनी वस्तुओं और सेवाओं का क्या वर्ड आएगा, वस्तु और सेवा। कोई भी देश जितनी भी वस्तु और सेवा का आयात निर्यात करता है, किसी देश के साथ बिजनेस करता है, तो उनका मूल्य हम देखते हैं। मतलब मान लीजिए भारत ने चाइना को 100 करोड़ रुपए का खाना बेचा और चाइना ने भारत को 200 करोड़ रुपए का सामान बेचा, तो से वस्तु और सेवा अलग अलग हो सकती है, तो जो रुपए है वो बराबर रहेगा। तो उनको हम निकालते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इकोनॉमी का चैप्टर है, वहां से हम लोगों को इसको खींचना रहता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट खबर आती है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 10% कर दिया गया है। मीनिंग क्या है, जीडीपी के बारे में बता रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट
10% रहेगी। इस साल जो है 10% रहेगी। तो पूछता है अलग अलग संस्थाओं के अनुसार जीडीपी कितनी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% जो अप्रैल में दिया था इसको घटाकर 10% कर दिया गया है। ओके, एडीबी ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक या एडीओ सप्लीमेंट में बताया कि मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 1.6% हो गई है। ओके, तो इनकी एक जो रिपोर्ट आती है कौन सी आती है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक या एडीओ, ये आती है जिसमें वो बता रहे हैं, तो वो याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2021 के विकास अनुमान में 11% से 10% की कमी बड़े बेस इफेक्ट को दर्शाती है। ओके, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान नहीं रखना है कि क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा जब मेंस पे लिखना रहता है तब काम आता है। अदरवाइज हम लोगों को क्या याद रखना है कि 10% कर दिया गया है। 2022 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.5 कर दिया है। तो 2021 का बोलेगा तो 10 लेना है, 2022 का भी से बता रहा है कितना लेना है, 7.5% लेना है। ओके, तो ये जो एक चीज आ रही है ऊपर भी मैंने बताया है, क्या वही चीज है, एशियाई विकास आउटलुक एक रिपोर्ट जारी करता है। वो कौन करता है, तो एशियाई विकास बैंक करता है। कब करता है, तो प्रति वर्ष ये जो है रिपोर्ट जारी होती है, हर वर्ष जो है ये रिपोर्ट जारी होती है। एडीबी के बारे में बोलेंगे तो ये 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, एशिया के पूरे क्षेत्र को लेगा। अभी सदस्य देशों की बात करेंगे तो 68 देश है एशियाई विकास बैंक में, और मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस में है। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जो और इम्पोर्टेंट होती है एडीबी के बारे में। पेपर नंबर 7 जहाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वहां पे ये चीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। इकोनॉमी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें कि एशियाई विकास बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ये सारी। तो जो क्षेत्रीय विकास के लिए है, एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, इसके मुख्यालय को लेके, मुख्यालय फिलीपींस में है, ये याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। डीआरडीओ, डीआरडीओ की तरफ आते, थोड़ा तकनीकों के बारे में। तो डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल जो है, नई सीरीज की आकाश मिसाइल जो है, इसका परीक्षण करती है और सफल हो जाता है, तो उसी के बारे में है। तो आकाश मिसाइल में बात करेंगे तो क्या है, हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल कैसे फायर करती है, हवा में करती है। इसका जो परीक्षण है कहाँ होता है, तो उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ओडिशा में हो रहा है, हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ओके, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला मतलब डीआरडीओ हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। तो हैदराबाद में विकसित हुआ है, या याद रखने वाली बात है। आकाश जो है, एनजी का उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए किया जाएगा। तो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसको सतह से हवा और हवा से हवा में मार सकते हो। तो ये जो है आकाश मिसाइल है नई पीढ़ी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही अग्नि मिसाइल है, जब हमारे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन कहते थे, उन्होंने 5 मिसाइल डेवलप करके दी थी भारत को, तो उसमें जो है आकाश मिसाइल का भी नाम था। आप उसको भी याद रखिएगा, वो 5 मिसाइल कौन सी है। अभी तो हम लोग टेक्नोलॉजी में और एडवांस हो गए हैं, तो भारत की कुछ और मिसाइलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी ब्रह्मोस है, वो तो है ही है, भारत ने जो खुद विकसित की है उनके बारे में। तो एक मिसाइल मिलेगी एस्ट्रा, जो क्वेश्चन पूछता है कहाँ से कहाँ तक मारने वाली है, किस प्रकार की मिसाइल है और रेंज क्या है। तो एस्ट्रा जो होती है वो हमारी हवा से हवा में फायर करने वाली मिसाइल है। 80 से 110 किलोमीटर रेंज है। हवा से हवा मतलब मान लीजिए आपने किसी प्लेन पे लगा दिया, इसको फाइटर जेट पे लगा दिया, हेलीकॉप्टर पे लगा दिया है, फिक्स हो गई, हवा से निकलेगी और वो सामने किसी फाइटर प्लेन को या हेलीकॉप्टर को उड़ाएगी। तो हवा से हवा में मारने वाली है एस्ट्रा। ऐसी आकाश मिसाइल है, ये है सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल। रेंज कितनी है, 30-35 किलोमीटर। सतह से हवा मतलब आप इस मिसाइल को लैंड में, जमीन में या किसी शिप में रख के इसको लॉन्च कर सकते हो, प्लेन में इसको नहीं ले जा सकते। और ये हवा में कोई प्लेन उड़ रहा है या आपका कोई भी ऐसा शत्रु है उसको मारेगी जो हवा में उड़ रहा है। तो आकाश कहाँ से जाएगी, जमीन से ऊपर की तरफ। ऐसी जो धनुष मिसाइल है, ये जहाज से सतह से और जहाज से जहाज में मारने वाली मिसाइल है। ओके, तो ये शिप से बैटल जाएगा। धनुष कहाँ से छूटेगा, शिप से। एक शिप से दूसरे शिप को मारने के लिए जाएगा, या एक शिप से आपका सतह पर कोई वस्तु है उसको मारने के लिए जाएगा। रेंज कितनी है इसकी, 350 किलोमीटर। हेलेना, हेलेना मिसाइल जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये तोपों के लिए आती है। जो तोप रहते हैं हमारे, टैंक रहते हैं विद दुश्मनों के, तो दुश्मनों के टैंक को मारने के लिए मिसाइल बनाई गई है। रेंज कितनी है, 7 से 8 किलोमीटर। अमोघा जो है
ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये भी टैंक को मारने के लिए है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, ये आता है रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर, इसको भी हम लोगों को करना रहता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के एक खबर है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये देश में पहली बार हो रहा है। क्या है? भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है स्थापित किया गया है। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज। तो हरियाणा में पहला एक ऐसा एटीएम बनाया गया है जहां पर आप अपना जो डाटा डालोगे तो आपको अनाज मिलेगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले किसी एक क्षेत्र में हम लोग किसी योजना को शुरू करके देखते हैं, यदि वो सक्सेसफुल रही तो हम लोग उसको आगे अलग अलग जगह क्रियान्वयन करेंगे। तो वो स्थापित होता है कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। जो मशीनें हैं 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज जो है बांट देंगी। ओके, तो मशीनों की कैपेसिटी क्या बताती है कि 5 मिनट में जो है लगभग 70 किलो अनाज जो है लोगों तक बांट देगी। इससे लोगों को राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों से राहत मिलेगी। तो जो पीडीएस सिस्टम रहता है, जहाँ पे आपको राशन दुकानों में भीड़ लगानी पड़ती है, जो राशन कार्ड वाली दुकानें रहती है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, उससे छुटकारा मिलेगा। आपका बायोमेट्रिक्स लगेगा, आपका डाटा देखेगा और आपको जितना अनाज देना है वो दे देगा। ओके, यह बायोमेट्रिक्स और एक टच स्क्रीन से लेस है, बिना किसी त्रुटि के अनाज को मापता है, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। लोगों को क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड या राशन कार्ड का यूनिक नंबर डालना होगा, जिसके बाद मशीन जो है स्वचालित रूप से अपना राशन निकाल देगी। तो जो अलग अलग होता है, राशन कार्ड नंबर रहता है और आधार कार्ड है। तो अब जैसे आधार और राशन कार्ड हरियाणा में यदि लिंक होगा तो हर एक व्यक्ति का एक ही रहेगा। तो जैसे उसका आधार नंबर डाला तो उसके हिस्से का अनाज जो है उसको मिल जाएगा। अनाज एटीएम को ऑटोमेटेड मल्टी मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन का नाम दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा नाम है, हम लोग क्या याद रखेंगे? ग्रेन एटीएम, अनाज देने वाला एटीएम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है फुल फॉर्म किसका? आपका एटीएम का। चलिए इसमें आते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ग्रेन एटीएम लगा है कहाँ से लग रहा है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके तहत स्थापित किया गया है। यह सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस को और अधिक पारदर्शिता में लाएगा। क्योंकि जो पीडीएस सिस्टम होता है, वैसे जब से वो आधार से लिंक हुआ है तब से तो पारदर्शिता आई ही है। साथ ही साथ अब क्या हो जाएगा? जो भी छोटे मोटे घोटाले होने के चांस रहेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि आप मशीन के सामने खड़े हो गए, आप अपना आधार नंबर डालोगे तो आपको ही मिलेगा। अब कोई दूसरा अगर आपका आधार नंबर डालता है, मतलब एक आधार नंबर पे या एक कार्ड पे केवल एक ही बार कोई ले सकता है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में सिस्टम है हमारा, तो जब तक आप वहाँ पे अंगूठा नहीं लगाओगे नहीं मिलेगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे मशीन जो है ऑटोमेटिक दे रही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग और करंट के अफेयर के ऊपर। तो ग्राम दबेना, और हमको दो करंट करना है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो ग्राम दबेना में ललिमा योजना का जो है शुभारंभ होता है। छत्तीसगढ़ का करंट रहेगा हमारा। ग्राम दबेना में ललिमा योजना का शुभारंभ होता है। तो ललिमा युवन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो एनीमिया की रोकथाम के लिए। कौन कर रहा है? यूनिसेफ, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कांकेर जिले के नरहरपुर विकास खंड में ग्राम दबेना में 24 जुलाई से ललिमा योजना का शुभारंभ किया गया है। क्या क्वेश्चन उठ सकता है? क्वेश्चन उठ सकता है ललिमा योजना, इसका संबंध किससे? तो ललिमा योजना का संबंध रहेगा एनीमिया की रोकथाम के लिए। एनीमिया क्या होता है? जो खून की कमी हो जाती है विटामिन बी 5 के कारण लोगों में, तो उससे रोकथाम के लिए। या ये जेनेटिक बीमारी भी होती है, यदि किसी एक को है तो दूसरे को भी होगा, उसके परिवार वालों को होगा, तो जेनेटिक में जाता है। तो एनीमिया जो होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसकी रोकथाम के लिए ललिमा, लालिमा याद रखना, लालिमा एनीमा, खून की कमी हो, खून की कमी हो तो शरीर में क्या है? चमक कम हो जाएगी, शरीर थोड़ा चमकने लगेगा, गोरा गोरा दिखेगा, लालिमा खत्म हो जाएगी, जो लाल लाल दिखता है वो कम हो जाएगा। जिसके शरीर में खून ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा, शिराओं में भी खून बहेगा तो हल्का हल्का उसका कलर डार्क होगा, वो लालिमा आप बोल सकते हैं उसको। तो लालिमा योजना उसी से याद रखिएगा, एनीमिया के लिए है। कौन से जिले में शुरू होती है? कांकेर जिला नरहरपुर विकास खंड में। किसकी सहायता से चल रहा है? तो यूनिसेफ की सहायता से ये योजना चल रही है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यदि, तो एक हमारे पास और आती है खबर, क्या? महेश सिंह, महेश सिंह जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ये बस इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है। इस बार राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किन्हें चयनित किया गया है? तो महेश सिंह को चयनित किया गया है। इनके बारे में यदि पढ़ेंगे तो पंडरिया विकास खंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला तोड़ा के प्रभारी प्रधान पाठक महेश सिंह ठाकुर के उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें चयनित किया गया है। ये क्या है? नवाचार लेके आ रहे थे कोरोना के टाइम पे, जो भी पढ़ाई का काम है कैसे किया जाए उनको लेकर आए, तो इनको जो है चयन किया गया है।
तो ये कुछ बेसिक करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमारी पूरी पीडीएफ 40 पेज की है, उनमें से जो कुछ चयनित खबरें थी उनके बारे में हमने छोटा-सा एनालिसिस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको पूरा आपको देखना है या पूरी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ ऑलरेडी टीचमेंट ऐप में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में चली गई है। लिंक आपको दिया रहेगा हर एक चीज़ का, आप कहीं से भी जॉइन करके उसको ले सकते हैं। आप टीचमेंट ऐप से लेंगे, वहाँ पे आपको निःशुल्क टेस्ट भी मिलेगा। अगले हफ्ता 1 अगस्त को टेस्ट होने वाला है, तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे एनरोल कीजिएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।